नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हिंदी वीडियो में। और इस हिंदी वीडियो की सीरीज में हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे, इम्यूनोलॉजी वीडियोस के बारे में। तो ये आखिरकार कुछ वीडियोस है, आखिरी कुछ वीडियोस है और आखिरी कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स और यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स क्या है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। और ये चार हाइपर सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की मैकेनिज्म्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें चारों टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में जानने के लिए। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? बहुत सिंपल से टर्म्स में अगर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम मेडिएटेड है और जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम नॉर्मल जो प्रोटेक्शन देना चाहिए बॉडी को उससे हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव मीन्स कुछ अनफेवरेबल रिएक्शंस इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है, जैसे कि टी सेल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे चीजें जब कुछ अनफेवरेबल रिएक्शंस कॉज करने लगे जिससे कि हमें फायदा कम हो और फायदे से ज्यादा नुकसान हो, उसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहा जाता है। तो ऐसे चार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, टाइप 1 टू टाइप 4। और इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड, ACID, ए टाइप 1, और जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। सी से होता है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 हो जाता है आई, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी कहा जाता है। और टाइप 4 हो जाता है डी, मींस डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये चारों प्रकार की हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हाइपरसेंसिटिविटी क्या है? मैंने बताया कि एग्जैगरेटेड और मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एक मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स है जिससे टिश्यू इंजरी होता है और अदर तरीके की पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी के अंदर। अब पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज होगा बॉडी के टिश्यूज के अंदर, ब्लड वेसल्स के टिश्यूज के अंदर। मे बी इमीडिएट और डिलेड। ये एकदम से, अगर मान लो कि कोई एंटीजन शरीर के अंदर आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट में बॉडी रिएक्ट करता है। इनेट इम्यूनिटी भी रिएक्ट करता है, फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी तैयार करता है, उसके अगेंस्ट में जाता है। मगर यहां पर एंटीजन जो है बाहर से आ रहा है उतना खतरनाक नहीं है बॉडी के लिए। फिर भी कुछ ऐसी प्रकार के जो एंटीजेंस हम नहीं कह सकते मगर एलर्जेन कहते हैं, जब शरीर के अंदर आता है तो बॉडी उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है। उस रिस्पॉन्स डेवलप करने के टाइम बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज डैमेज हो सकता है, उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, राइट। वो एक एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो इमीडिएट इफेक्ट भी हो सकता है और डिलेड इफेक्ट भी हो सकता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो डिलेड होता है, जैसे कि टाइप 1 इमीडिएट है। तो टिश्यू का जो प्रॉब्लम है, जो इंजुरी है, वो कॉज होता है तीन अलग अलग प्रोसेस। एक तो है वेजो एक्टिव सब्सट्रेट्स यहां से रिलीज होता है, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स, ये सब। फैगोसाइटोसिस और लाइसिस ऑफ सेल्स जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम सेल्स हो या फिर नॉर्मल टिश्यू के सेल्स हो वो भी डैमेज होगा क्योंकि फैगोसिटिक सेल्स उसको इनगल्फ करेगा। एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड साइटोलिटिक कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, बहुत सारे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस कॉज करेगा। और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जो है उससे वैसोडायलेटेशन, एयरवे कंस्ट्रिक्शन, ये सब होता है। और रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, कुछ प्रोटीएजेस रिलीज होता है जिससे कि सेल्स की नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होता है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने का मतलब होता है सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना। तो ये होता है अलग अलग रिस्पॉन्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर सेंसिटिव हो गया, मतलब जिस एंटीजन मार्क करना चाहिए, उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए वो तो दे ही रहा है, मगर कुछ एक एंटीजेनिक कॉम्पोनेंट, ओके, जिसके खिलाफ नहीं देना चाहिए था उसके खिलाफ भी ये रिस्पॉन्स कॉज कर रहा है, राइट। तो तब जाके उसको हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा सेंसिटिव। तो यहाँ पर चार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। यहाँ पर मैंने बताया कि टाइप 1 को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड, टाइप 2 को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 को बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड और टाइप 4 को बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर एक जगह पर टाइप 1 एंटीबॉडी मेडिएटेड, कौन सा एंटीबॉडी, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड होता है ये।
साइटोटॉक्सिक जो है, देखो साइटोटॉक्सिक में इंटरेक्शन IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन M इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो ये टाइप 1 है, बहुत फास्ट होता है 1 घंटे के अंदर। टाइप 2 जो है आवर्स टू डेज, दिन तक लग सकता है एक्टिव होने में। टाइप 3 में हो गया कॉम्प्लीमेंट, जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड मीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मेडिएटेड, ठीक है। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और यहाँ पर मैक्रो और फैगोसिटिक सेल्स रहता है जैसे कि न्यूट्रोफिल। और टाइप 4 जो होता है डिलेड, जो टी सेल मेडिएटेड है, इसको लिखते हैं टी सेल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टी सेल मेडिएटेड। और टाइप 4 दिन से हफ्ते भर में हो सकता है, और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स और टाइप 3 वो 1 से 3 हफ्ता, मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टाइप 3। तो अभी देख लेते हैं अलग अलग एग्जाम्पल। टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स, मैंने आपको बताया कि 4 डिफरेंट टाइप्स है। टाइप 1 IgE मेडिएटेड, मास्ट सेल्स के ऊपर ये काम करता है, हिस्टामिन रिलीज करेगा, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा, एनाफाइलैक्सिस कॉज करेगा। टाइप 2 IgM और IgG मेडिएटेड, जो होस्ट एंटीजन को अटैक करेगा, मतलब होस्ट एंटीजन मतलब खुद की ही अपनी सेल को एंटीजन के तौर पे ये अटैक करेगा और डैमेज करेगा। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करना मतलब कोई भी बैक्टीरिया है अंदर तो उसको तो मारेगा ही, उसके साथ साथ वो कुछ एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट्स रिलीज करेगा, जैसे कि ए कॉम्पोनेंट्स जो होता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट के दोनों कॉम्पोनेंट होता है, एक ए फ्रैगमेंट एक बी फ्रैगमेंट, तो ए फ्रैगमेंट से एनाफाइलैक्टिक कॉजेस रिलीज होता है। टाइप 4 जो है CD4 टी सेल मेडिएटेड, CD8 टी सेल भी होता है बहुत रेयरली, तो इसको डिलेड बोलते हैं, CD4 हेल्पर टी सेल मेडिएटेड, एंड समटाइम्स CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड टू। तो यही यहाँ पर लिस्ट है। तो टाइप 1 कैसे याद रखना है, एलर्जिक A, C फॉर साइटोटॉक्सिक, E फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स, D फॉर डिलेड, ACID निमोनिक एसिड। अब देखो कि पहला जो टाइप 1 है उसका डिस्क्रिप्शन क्या एग्जांपल है, एलर्जिक बी स्टिंग्स, लेटेक्स में जो एलर्जी होता है कुछ लोगों को, और सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक से एलर्जी, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी। एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल साइटोटॉक्सिक का हिमोलिटिक रिएक्शंस, ओके, गुड पास्चर सिंड्रोम। और देखो टाइप 3 एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, ओके, सिस्टेमिक लूपस एंड सीरम सिकनेस। और टाइप 4 का एग्जांपल देखा PPD टेस्ट, लेटेक्स, निकेल, पॉइजन आईवी, ओके, एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब हम बात करते हैं कोई टिश्यू को ग्राफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में, तो यहाँ पर भी ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आता है। टाइप 3 रिस्पॉन्ड करने में सबसे टाइम ज्यादा लगाता है, टाइप 1 सबसे फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो पहली बात है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, कैसे ये काम करता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम ये भी बोलते हैं कि ये एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ओके, इमीडिएट काम करता है और एनाफाइलैक्टिक टाइप भी है। और एंटीबॉडी मेडिएटेड मतलब कौन सा एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन E IgE मेडिएटेड, occurs within minute, provoked by the re-exposure of the same antigen by contact or inhalation और इंजेशन और इंजेक्शन। कोई भी मोड पर अगर सेम एंटीजन बाद में शरीर के अंदर आता है तो वहां पर बॉडी की रिस्पॉन्स जो है बहुत फास्ट होगा, बहुत हाइपर होता है, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन E मेडिएटेड होता है। इसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और दोनों तरीके का रिस्पॉन्स होता है, एक तो लोकल रिस्पॉन्स और एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस क्या है, मैं 2 रिस्पॉन्स बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले यहाँ पर प्रोसेस देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आराम से देखेंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मली एक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लेट फेज दिया हुआ है यहाँ पर, और इनिशियल फेज दिया है, ऊपर इनिशियल नीचे लेट फेज। अब यहाँ पर एपिथेलियल सेल देख रहे हैं हम, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल में क्या हो रहा है, देखो नॉर्मली एपिथेलियल सेल है तो यहाँ पर टी सेल है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर टी सेल वगैरह मौजूद है। अब यहाँ पर पोलेन आया है, पोलेन को एंटीजन के तौर पे यहाँ पर बॉडी डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बॉडी की इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गया, जो एंटीजन नहीं है उसको भी एंटीजन के तौर पे वो मानने लगा। तो यहाँ पर पोलेन को एंटीजन के तौर पे मानने लगा। तो पोलेन जब इंटरेक्ट कर रहा है डेंड्रिटिक सेल के साथ, वो डेंड्रिटिक सेल क्या कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है डेंड्रिटिक सेल, तो डेंड्रिटिक सेल इस पोलेन को एज एन एंटीजन शो करेगा टी सेल को, टी हेल्पर सेल को। अब टी हेल्पर सेल जब भी उसको डिटेक्ट करेगा, टी हेल्पर सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा, और टी हेल्पर सेल क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, जिसे कि इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 जाके बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और टी सेल इंटरल्यूकिन 3, 5 GM-CSF ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को रिलीज करेगा, जो जाके और भी ईओसिनोफिल वगैरह सबको एक्टिवेट करेगा।
अब देखो टी सेल यूसिनोफिल को भी एक्टिवेट किया, टी सेल बी सेल को भी एक्टिवेट किया, बी सेल क्या तैयार करेगा, IgE एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी डेवलप करेगा। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी क्या करता है, इसका नॉर्मली हमें पता है, अगर इस सीरीज को वीडियो आपने देखा है तो FC पोर्शन होता है नीचे, FAB पोर्शन होता है ऊपर, और मास्ट सेल में सरफेस में FC रिसेप्टर होता है, और इस FC रिसेप्टर के साथ ही FC रीजन जाके बाइंड कर जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई का। ठीक है, जब बाइंड हो जाएगा तब क्या होगा, बाइंड होने के साथ साथ ये मास्ट सेल के अंदर, वेसिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे एनाफाइलैक्सिस कॉजिंग केमिकल फैक्टर्स होते हैं और जो रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा मास्ट सेल से, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिएटर्स रिलीज हो जाएगा, जिसमें हिस्टामिन प्रिडोमिनेंट होता है, हिस्टामिन के अलावा ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और वो बाहर जाने के साथ साथ वो अलग अलग फेज, लेट फेज ऑफ रिस्पॉन्स कॉज करेगा, जिससे ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होगा, एपिथेलियल सेल्स डायलेट हो जाएगा, वहां से ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसको हम ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बहुत मात्रा में ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल बाहर आ जाएगा, फिर इसके साथ साथ म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा उस जगह से, और यही होता है जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत सारा म्यूकस, वेजो डायलिटेशन, और वहां पर बहुत सारे इम्यून सिस्टम सेल आ जाना, और इम्यून सिस्टम का ज्यादा सेल आ गया, जो किलर सेल्स है वो आ गया, तो वो बाहर की चीजों को तो डैमेज करना चाहेगा, उसके साथ जो कंपोनेंट रिलीज करेगा उससे अंदर की चीजें भी और खुद की अपनी चीजें भी डैमेज होंगी, और यही प्रॉब्लम है इस चीज की, राइट। अब नॉर्मली देखो, पहली बार अगर ये एंटीजन यहां पर आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल और ईओसिनोफिल एक्टिवेशन पर ही रहेगा, मगर फिर भी बाद में अगर सेम एंटीजन रिपीट करे तो प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। तो यही हम बोलते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में अगर एंटीजन री इंसर्ट किया जाता है एंटीजन को या फिर एलर्जन को, यहाँ पर तो इसको पोलेन तो एंटीजन नहीं, पोलेन हमें क्या खतरा है, पोलेन से खतरा नहीं है, फिर भी पोलेन को एज एन एंटीजन देखा गया है बॉडी के लिए, और इसको हम एलर्जन कहते हैं, एलर्जन, ओके, एलर्जन, और इससे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग चीजें, दोनों टाइप होता है, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल एनाफाइलैक्सिस और सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस। लोकल एनाफाइलैक्सिस को देखो हम एटोपी बोलते हैं, मतलब जेनेटिकली डिटरमिन्ड प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप लोकलाइज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, कुछ लोगों में ये होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री में देखो तो क्रोमोसोम नंबर 5q आर्म ऑफ 31 ये लोकेशन होता है जहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो जिन लोगों में ये प्रिडोमिनेंट है, जिन लोगों में ये ज्यादा पाए जाते हैं, उन लोगों में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत कॉमन होता है, तो वो लोग ज्यादा एलर्जिटिक होते हैं चीजों से, ओके। इन लोगों का सीरम में IgE लेवल बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल इंडिविजुअल से, तो ये टेस्ट करके हमें पता चल सकता है कि किन लोगों के शरीर के अंदर क्रोमोसोम 5q31 यहाँ पर पर्टिकुलर जीन से IgE लेवल्स ज्यादा है। लोकल एनाफाइलैक्सिस हैज 2 phases, इनिशियल रिस्पॉन्स फेज और लेट फेज रिएक्शन। इनिशियल रिस्पॉन्स फेज में क्या होता है, वैसोडाइलेटेशन, वास्कुलर लीकेज, स्मूथ मसल स्पैज्म, ठीक है, ये सब होने लगता है पहले दफा इनिशियल फेज में। वैसोडाइलेटेशन, वास्कुलर लीकेज मतलब ल्यूकोसाइट्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर आ रहा है, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, स्मूथ मसल स्पैज्म, और 5 से 30 मिनट तक आफ्टर एक्सपोजर धीरे धीरे सबसाइड होता है 1 घंटे के बाद। तो स्टार्ट हो जाता है 5 मिनट से ही, और 1 घंटे के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अब लेट फेज में 2 से 8 घंटे बाद विदाउट एडिशनल एक्सपोजर टू द एंटीजन, फिर भी विदाउट एडिशनल एक्सपोजर भी क्या होता है, मोर इंटेंस इन्फिल्ट्रेशन होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर आने लगता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, ये सब, टी हेल्पर सेल सब बाहर आने लगता है, और धीरे धीरे म्यूकोसल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। देखो विदाउट एडिशनल एक्सपोजर भी ये सब होता है, इसको लेट फेज बोलते हैं। तो कभी अगर किसी को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है और इनिशियल फेज का रिस्पॉन्स जो है 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, 1 घंटे के बाद धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और 1 घंटे के बाद ऐसा लगेगा सब ठीक है, मगर 8 घंटे नॉर्मली 2 से 8 घंटे, 2 घंटे के बाद से स्टार्ट हो जाता है कुछ लेट रिस्पॉन्सेस, और रिस्पॉन्स का जो यहाँ पर हाइट है वो और भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीजें बाहर आने लगेंगे, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर लिम्फोसाइट्स आने लगेंगे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स सब इन्फिल्ट्रेट करने लगेंगे, और म्यूकस डिस्चार्ज भी स्टार्ट होने लगेगा। अब सेकेंड होता है सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस। तो ये हो गया लोकल, कैसे लोकल काम होता है, स्टार्टिंग फेज में काम होता है। सिस्टेमिक में क्या होता है, सिस्टेमिक होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेटेरोलॉगस प्रोटीन्स, दैट इज एंटीसेरा, हार्मोन, एंजाइम, पॉलीसैकेराइड और ड्रग मेडिएटेड, मतलब कोई भी फॉरेन कंपोनेंट जो मोस्टली प्रोटीन से बना हो, हार्मोन्स वगैरह भी प्रोटीन से होगा, एंजाइम्स भी प्रोटीन से होगा, या फिर पॉलीसैकेराइड्स हो,
या फिर कोई ड्रग हो, उससे अगर आता है ये, तो एक्सपोजर से क्या होगा, इचिंग होगा, हाइव्स, स्किन एरिथमिया होगा, ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जिसमें सांस लेने में दिक्कतें होंगी, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ओके, लैरिंजियल एडिमा, एडिमा मतलब जहां पर सूजन हो जाना, बहुत सारी चीजें एक साथ, जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स है, सेल्स है, उसका जो केमिकल मेडिएटर है, सब वहां पे जाएगा तो उसको स्वेल अप कर देगा, और वो अगर एयरवेज में होता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो होगा ही। तो ये देखो, ये एक एग्जांपल है सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस के बारे में। तो ये जनरली एंजाइम्स, हार्मोन्स मेडिएटेड मैंने बताया, पॉलीसैकेराइड्स और ड्रग मेडिएटेड हो सकता है, और ये भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी भी का ही रिएक्शन होगा। क्लिनिकल एग्जांपल्स क्या है, एटोपिक डिसऑर्डर्स जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस सबसे कॉमन, हे फीवर, एस्मा बहुत कॉमन, एटोपिक डर्माइट बताया, और एनाफाइलैक्सिस भी अलग कॉमन। सो एनाफाइलैक्सिस मैंने बता दिया यहाँ पर कि वो सिस्टेमिक हो सकता है या फिर यहाँ पर लोकल और सिस्टेमिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। तो फैक्टर्स लाइक मेडिएटर्स ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, कौन कौन से मेडिएटर्स है, मतलब केमिकल फैक्टर्स जो चीजें कॉज करते हैं, मैंने पहले बताया हिस्टामिन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बायोजेनिक एमिन बोला जाता है। एडिनोसिन एनहांस मास्ट सेल मेडिएटर रिलीज, तो एडिनोसिन भी यहाँ पर काम आता है क्योंकि वो मास्ट सेल से वो जो कॉम्पोनेंट्स है हिस्टामिन उसको रिलीज होने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कीमोटैक्टिक मेडिएटर्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीएजेस और एसिड हाइड्रोलेजेस होता है, जहां पर क्योंकि प्रोटीएज एसिड हाइड्रोलेज चाहिए होता है, बहुत सारी चीज को तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, इसके लिए चाहिए, और वो चीज खुद की जो सेल्स है वहां पर एपिथेलियल लाइनिंग के सेल उसको भी डैमेज करता है। प्रोटियोग्लाइकेंस जैसे कि हेपारिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और अदर मेडिएटर्स एंड ग्रैन्यूल्स, ये प्रोटियोग्लाइकेंस है, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉइटी के साथ अटैच्ड प्रोटीन्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये गया टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। अब हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, सेल मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक, एक्चुअली साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, ओके, मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंटीजेन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स और टिश्यूज। और यहां पर कौन सी एंटीबॉडी यूज होता है, IgM और IgG। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इंट्रिंसिक और एक्सोजेनस हो सकता है। अब देखो, हम इसको कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस कैसे है, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट बात कर लेते हैं। देखो, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस का मतलब ये होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है आपको पता नहीं है तो वो वीडियो पहले देखो फिर यहां पर आओ, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बात ये होता है कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शंस होना जरूरी होता है। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब कॉम्प्लीमेंट को फिक्स किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक प्रोटीन है जो ब्लड में रहता है, ब्लड मतलब सीरम में रहता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अलग अलग नाम से होता है, सी नाम से, C1, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसे है डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, एक प्रोसेस से टारगेट जो बैक्टीरिया होता है उसके शरीर के अंदर उसके मेम्ब्रेन पे होल क्रिएट करता है, और उस होल क्रिएट करने के साथ साथ बैक्टीरिया की डेथ होता है, क्योंकि ड्यू टू द ऑस्मोटिक इम्बैलेंस एंड ऑल। तो यहां पर वो कॉम्प्लीमेंट, मान लो कि ये जो होल क्रिएट हो रहा है वो खुद ही की शरीर के कुछ सेल के अंदर हो रहा है, तो उससे खुद ही के शरीर का सेल डैमेज होगा। और ना तो ये तो कॉम्प्लीमेंट के एक साइड है, और एक साइड ये भी है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होता है C1, C2, C3, C4, इसको तोड़ दिया जाता है, डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जब भी इसको हम ब्रेक करेंगे तो इससे अलग अलग दो फ्रैगमेंट रिलीज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ए फ्रैगमेंट, स्मॉल ए और स्मॉल बी फ्रैगमेंट। स्मॉल ए फ्रैगमेंट का हर वक्त छोटा होता है, स्मॉल बी फ्रैगमेंट बड़ा होता है। तो बड़ा फ्रैगमेंट्स क्या होता है, एक्चुअली बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के में अंदर जो है पोर फॉर्म करता है, और स्मॉल फ्रैगमेंट जो ए है वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस कॉज करता है। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को अगर एक्टिव किया जाए, हाइपर एक्टिव किया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, धीरे धीरे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस कॉज करेगा। यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट पाथवे क्या होती है, टारगेट सेल है रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पर एंटीजन इसके सरफेस में एंटीबॉडी जाके बाइंड कर गया, तब कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट ये देखो, ये जो येलो कलर का दिखाया गया है जो FC रीजन में बाइंड कर रहे हैं एंटीबॉडीज के, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब भी ये फिक्स हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स होने के साथ साथ देखो ये यहाँ पर C3b जो लार्ज कंपोनेंट C3 का है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स किया। अब वो C3b रिसेप्टर मैक्रोफाज के सरफेस में होता है, तो मैक्रोफाज क्या करेगा, C3b रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैक्रोफाज में C3b रिसेप्टर है, तो वो उस रिसेप्टर के यूज करके C3b जहां पर अटैच्ड है वहां पर इंटरेक्ट करेगा, करने के साथ साथ फैगोसाइटोसिस कॉज करेगा। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम कि मैक्रोफाज जो है रेड ब्लड सेल, या अगर रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड सेल को
धीरे धीरे वो एनगाल्फ कर रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड कुछ कॉम्प्लीमेंट जैसे कि कॉम्प्लीमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 वो क्या करेगा, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर वो मैंने बताया आपको चैनल क्रिएट करेगा, पोर के साथ ऑस्मोटिक लाइसिस कर देगा आरबीसी का। तो एक एग्जांपल है कि खुद की बॉडी के सेल उसी को एज ए एंटीजन डिटेक्ट करके एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हो गया बॉडी में उसी के खिलाफ तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा, जहां से एक तो फैगोसिटिक सेल उसको इन्गल्फ कर लेगा जिसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट नंबर 5 से 9 जाके वहां पर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसे हम मैक बोलते हैं, उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी है पर आईजीएम, क्यों, क्योंकि आईजीएम पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, 5 एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स करने में माहिर है। एंटीजन ऑन सेल सरफेस क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एमएसी, ओके, वाया मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां पर ये जो सिस्टम दिखा गया है ना, यहां पर और एक सिस्टम भी है, ये तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया, और जो मैकेनिज्म 2 है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी एडीसीसी, ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड। तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी अलग अलग 3 प्रकार के एग्जांपल से मेडिएट, 3 प्रकार के टाइप और मैकेनिज्म नंबर 1 जो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट था, हमने बात किया। मैकेनिज्म नंबर 2 एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, और एडीसीसी बोला जाता है। क्या होता है इसमें, ड्यू टू नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी नॉन सेंसिटाइज सेल्स विथ एफसी रिसेप्टर्स, ठीक है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर वो नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है, बाइंड टू एफसी फ्रैगमेंट ऑफ आईजीजी सेल लाइसिस विदाउट फैगोसाइटोसिस। तो यहां पर फैगोसाइटोसिस होता नहीं है, क्योंकि नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है, बेसिकली नेचुरल किलर सेल जो भी टारगेट सेल के साथ बाइंड करेगा, नेचुरल किलर सेल कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करेगा जिससे कि वो टारगेट सेल मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही नेचुरल किलर सेल का फंक्शन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट टू लार्ज टू बी फैगोसाइटोस, यही फीचर है। क्योंकि नॉर्मली देखो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी खुद की सेल को डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, मगर कोई सेल अगर बहुत बड़ा हो, उसको इतना बड़ा हो कि उसको नॉर्मली हम कॉम्प्लीमेंट से फिक्स नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तब नेचुरल किलर सेल जाके, क्योंकि नेचुरल किलर सेल एनगाल्फ नहीं करेगा, मैक्रोफाज तो एनगाल्फ करेगा। तो अगर बहुत बड़ा साइज का कोई सेल है तो मैक्रोफाज से भी बड़ा है तो एनगाल्फ नहीं कर पाएगा। तो यहां पर नेचुरल किलर सेल एनगाल्फ नहीं करता है, वो बाहर से ही चीजें रिलीज करता है ताकि वो सेल मर जाए। तो ये जनरली एडीसीसी का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉमन होता है अगेंस्ट देखो वर्म्स, जैसे कि वर्म्स हो गया, वर्म्स इतना बड़ा साइज में आता है कि वो नॉर्मल मैक्रोफाज वगैरह न्यूट्रोफिल इससे बहुत काफी बड़ा है। तो यहाँ पर देखो ये टारगेट सेल है, इसके ऊपर ये एंटीजन कंपोनेंट्स हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगा, एंटीबॉडी क्या है, आईजीजी से ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया। अब जब आईजीजी से एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, नेचुरल किलर सेल के रिसेप्टर में एफसी रीजन है आईजीजी का एफसी रीजन वहां पर मौजूद है। तो क्या होगा, यहां से इंटरेक्शन होगा, नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरल किलर सेल है, ओके, और ये टारगेट सेल है। अब नेचुरल किलर सेल धीरे धीरे कुछ कंपोनेंट्स रिलीज करेंगे, राइट, क्या कंपोनेंट्स रिलीज करेंगे, परफोरिन्स हो गया, ग्रैंजाइम्स हो गया, ऐसे कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गया। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जाके क्या करेगा, इस सेल को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब फंडा ये कि ये सेल बिगर है, बड़ा सेल है तो ही इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर छोटा सेल है तो मैक्रोफाज नॉर्मल पिछले जो प्रोसेस हमने यहां पर देखा यही प्रोसेस से एनगल्फ कर सकता है, राइट। अब थर्ड मैकेनिज्म क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, एएमसीडी। लास्ट वन था एडीसीसी, ये है एएमसीडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, ठीक है। यहां पर एंटीबॉडीज डिटेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ओके। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एसिटाइल कोलिन की हम एग्जांपल देख रहे हैं, राइट। एसिटाइल कोलिन मतलब यहां पर हम एक्सॉन टर्मिनल देख रहे हैं, यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख रहे हैं, ये है मसल और ये है न्यूरॉन की एंड, और यहां पर जो वेसिकल्स है वो एसिटाइल कोलिन से भरा हुआ है, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में है तो वेसिकल्स जब फ्यूज होगा एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा और वो जाके रिसेप्टर्स जो है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो मसल के अंदर है, मसल के सरफेस, मसल सेल्स के सरफेस में वहां पे बाइंड करेगा एंड प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन विल कंटिन्यू। अब देखो यहां पर एंटीबॉडी है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये जो एंटीबॉडी है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को जाके बाइंड कर जाएगा, मतलब रिसेप्टर को मास्क कर देगा, मतलब रिसेप्टर में जगह ही नहीं रहेगा जाके कोलिन आके बैठकर बाइंड करे। तो जब रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडीज और एसिटाइल कोलिन आके बाइंड नहीं कर पाएगा तब क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो यही एग्जांपल है। तो ये सारे जो बीमारी है, डिजीजेस है, एक्यूट रूमेटिक फीवर, एंटीबॉडीज वर्सेस
स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन क्रॉस रिएक्शन होता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी और बेसिकली जो यहाँ पर एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन है उसके बारे में। तो ये ओवरऑल प्रोसेस समरी में एक बार आपको बता देता हूं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड जो पाथवे था। तो यहां पर आरबीसी रेड ब्लड सेल आ गया। अब रेड ब्लड सेल खुद की बॉडी के सेल है और रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना मतलब बहुत खतरनाक बात, राइट। तो यहां पर एंटीजन है सरफेस में रेड ब्लड सेल के, हमें पता है कि यहाँ एंटीजन होता है, एंटीबॉडी उसमें जाके बाइंड करता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया। जब भी एंटीबॉडी जाके बाइंड कर दे तो ऑब्वियसली एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी आ गया, राइट। और यहां पर जब बाइंड हो रहा है उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट C1 से C9 तक जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल को लाइसिस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ये तो है ही। अभी दूसरी साइड में क्या होगा कि यहां पर कुछ जब C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होगा तो C3 डिवाइड होकर C3b बनेगा, C3a बनेगा। अब C3b तो सरफेस पे अटैच रहेगा, मगर C3a जो है, C3a एज ए एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट बाहर क्या तरफ आएगा, एनाफाइलैक्सिस कॉज करेगा। सेकेंड इंपैक्ट, अभी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी अलग बात है, मगर यहां पर क्या होगा, नॉर्मली अगर C1 जनरेट होता है तो C1 एज एन एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा रेड ब्लड सेल के सरफेस में, और जब वो ज्यादा मात्रा में बाइंड करेगा, मतलब C3a ज्यादा मात्रा में बाइंड करेगा, तब मैक्रोफाज और जो फैगोसिटिक सेल है वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब इनगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सेल मेडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। और एंटीबॉडी मेडिएटेड जो डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी वो कैसे होगा, आईजीजी जब प्रोड्यूस होगा, अब आईजीजी कोट कर देगा किसको, रेड ब्लड सेल को चारों ओर से, ताकि नेचुरल किलर सेल जहां पर एफसी रिसेप्टर होता है आईजीजी का, वो बाइंड करेगा और वो क्या करेगा, एडीसीसी, ओके, मतलब नेचुरल किलर सेल कुछ एंजाइम्स फैक्टर्स रिलीज करेगा और जाके डिस्ट्रॉय करेगा किसको, रेड ब्लड सेल्स को। तो ऐसे ये प्रोसेस, चार अलग अलग प्रोसेस। देखो यहाँ पर पहले तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होकर लाइसिस हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस तो होगा ही कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ, फिर मैक्रोफाज इनगल्फ करेगा जिसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, और आखिरकार चार जो नंबर जो चीजें, एडीसीसी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ये भी होगा। तो चार अलग अलग चीजें हो सकता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। और ये प्रोसेस अगर चार अलग अलग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात है तो थोड़ा टाइम लगता है, मतलब टाइप 1 बहुत इमीडिएट 5 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, बट टाइप 2 में थोड़ा घंटा, 1 घंटा 2 घंटे के बाद से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एग्जाम्पल्स। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एग्जाम्पल्स है टाइप 2 की, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एग्जाम्पल है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एग्जाम्पल्स हैं, ओके। एंड ड्रग रिएक्शंस भी हो सकता है, बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस टाइप 2 होता है, और ये सारे एग्जांपल्स याद रखना, कुछ एग्जांपल्स ही चाहिए होता है, पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ड्रग रिएक्शंस एंड ऑल। अब हम बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे होता है। देखो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी मतलब आई, एसिड की आई पे आ गए हम, राइट। आई मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन, पहले तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट करेगा अलग अलग टिश्यू में, फिर वो क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ट्रिगर करेगा। तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन शामिल है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। पिछले जो था टाइप 2 उसको हम बोला था, हमने बोले थे कि ये साइटोटॉक्सिक है, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड, सी फॉर साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक क्यों, क्योंकि वो सेल को मार रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऑप्सोनाइजेशन करके भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर यहां पर हम जो देख रहे हैं आई, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और कुछ टिश्यूज में डिपॉजिट होगा, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो प्रोड्यूस डैमेज as they localize within blood vessels walls or when trapped in filtering structures, जो रेनल ग्लोमेरुलाई है। अब देखो यहां पर बात होता है अलग अलग फेज, 3 डिफरेंट फेजेस हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, टिश्यू में डिपॉजिट होगा, फिर प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फेज 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फेज 2 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, फेज 3 कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और यहाँ पर देखो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग की सेल्स है, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है। ये जो एपिथेलियल लाइनिंग, ये लाइनिंग कैसे डैमेज हो रहा है, देखो यहाँ पर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है एपिथेलियल लाइनिंग का, ब्लड वेसल की लाइनिंग का। तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर एंटीजन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, एंटीबॉडी के साथ वो इंटरेक्ट किया। अब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है एपिथेलियल सेल की कोई एक जगह पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर बाइंड कर चुका है, ठीक है। और ब्लड में बी सेल्स भी है, सब कुछ है। अब बी सेल्स ही जो है प्लाज्मा सेल्स बनता है, वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा और एक जगह पर इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर सेटल हो गया।
अब इन्फ्लामेटरी जो सेल्स है वहां से साइटोकाइंस यहाँ पर आ रहा है, टी हेल्पर सेल्स है, सारे न्यूट्रोफिल्स है, वहां से साइटोकाइनिन्स आ रहा है। अब ये साइटोकाइनिन्स जब आ रहा है, साइटोकाइनिन्स इस एपिथेलियल सेल्स में काम कर रहा है, तो एपिथेलियल सेल्स को सेल्स में क्या हो रहा है कि एक डायलिटेशन हो रहा है, मतलब सेल वॉल, यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल से जो वॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है, नॉट सेल वॉल, एपिथेलियल सेल से जो वॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो धीरे धीरे गैप आ रहा है। देखो गैप क्यों आ रहा है, ताकि ये न्यूट्रोफिल्स और भी अदर सेल्स जो बाहर आ पाए उस गैप से, इम्यून सिस्टम सेल्स बाहर आ पाए। तो वो जो केमिकल मेडिएटर्स एक साइटोकाइंस है, उसको रिलीज करने के साथ साथ यहाँ पर डैमेज हो रहा है। तो यही डैमेज के बारे में हम बात करते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग में डैमेज होगा, यहाँ पर फाइब्रिनॉइड निक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगा, और यही डिस्ट्रक्शन है, यही डेथ होता है सेल्स के। तो यहां पर एग्जाम्पल को और एक बार अच्छे तरीके से समझाया गया है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, फर्स्ट स्टेप। तीनों रिएक्शंस होगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, और हैगमैन फैक्टर को भी एक्टिवेट किया जाएगा। कैसे होगा, देखो तीनों चीजें। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया तो केमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होगा। केमोटैक्टिक फैक्टर मतलब कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोकाइंस होता है, वो जब रिलीज होता है, साइटोकाइंस रिलीज जब होगा कोई जगह से, तो इम्यून सिस्टम का सेल्स जो है, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, वो उस दिशा में ट्रेवल करते हैं, जिसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। मतलब केमिकल जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में मूव करना, कीमोटैक्सिस। अब ये कीमोटैक्सिस होगा, न्यूट्रोफिल मूव करेगा, तो इसको हम न्यूट्रोफिल जब उस जगह पे मूव करेगा, बहुत सारे न्यूट्रोफिल एक साथ वहां पे पहुंचेगा, तो उसको हम न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन बोलते हैं। अब जब न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन होता है तब क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। न्यूट्रोफिल इज ए फैगोसिटिक सेल, और न्यूट्रोफिल हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में ही रहता है, मतलब हर वक्त मौजूद होता है। तो न्यूट्रोफिल इज ए पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जो फैगोसिटिक सेल्स है, फैगोसाइटोसिस करेगा। रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, अलग अलग लाइसोसोमल जो प्रोटीलिटिक एंजाइम वो रिलीज करेगा, और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स क्या करेगा, उस जो भी टिश्यू है वहां के सराउंडिंग में, उसमें प्रोटीलिसिस करेगा। प्रोटीलिसिस का मतलब होता है सेल डैमेज, और सेल डैमेज होगा मतलब नेक्रोसिस होगा। तो यही प्राइमरी सेटअप है एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड और इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। इसके अलावा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो कॉम्प्लीमेंट का होगा, क्योंकि जो बात हमने यहां पर किया वो CB, जो भी कॉम्प्लीमेंट B फ्रैगमेंट है उससे होता है, और कॉम्प्लीमेंट का जो A या छोटा फ्रैगमेंट होता है उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, जो वैजोएक्टिक एमीन्स रिलीज होता है, हिस्टामिन वगैरह, उससे वैजोडायलेटेशन और एडिमा होता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह कॉज होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मीडिएटेड पाथवे हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होता है, मतलब ब्लड के अंदर जो छोटा छोटा प्लेटलेट्स, जिसको हम ग्लू पैकेट्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी की ब्लड, जब वुंड से ब्लड आए तो ब्लड को ब्लॉक करने में मदद करता है। तो वो प्लेटलेट जो एग्रीवेट होता है, प्लेटलेट एक जगह पे आ जाता है, ठीक है, तो माइक्रोथ्रोम्बिन फॉर्म करता है, और उससे इश्केमिया होता है। माइक्रोथ्रोम्बिन मतलब वहां पर थ्रोम्बिन का मतलब होता है, वहां पर बेसिकली प्लेटलेट एक जगह पर ज्यादा अटैच हो जाए तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को वो बंद कर देगा, ठीक है, ब्लड फ्लो को बंद कर देगा। तो ब्लड फ्लो अगर बंद हो जाएगा तो नेबर का जो भी सेल्स है, टिश्यूज है, वहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा, तो सेल धीरे धीरे मरता रहेगा। उसका नेक्रोसिस, फिर से नेक्रोसिस, मतलब अगर किसी बॉडी के किसी हिस्से की सेल में ठीक ठाक ऑक्सीजन ना जाए, न्यूट्रिएंट्स ना जाए, तो सेल धीरे धीरे मरने लगेगा। उसी को ही टिश्यू नेक्रोसिस बोलते हैं, मतलब टिश्यू तक कुछ नहीं पहुंच रहा है तो टिश्यू मर रहा है। और बाहर के तरफ एक्टिवेशन ऑफ हैजमैन फैक्टर, जो काइनिन्स, अलग अलग जो काइनिन्स है, लाइक हिस्टामिन्स हो गया, चीजें हो गया, ल्यूकोट्रीन्स हो गया, इसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस फर्दर प्रोलिफरेट, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो ये अलग अलग फीचर होता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। और कौन से डिसऑर्डर्स है, इसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जो एक्सोजीनस ऑरिजिन से भी हो सकता है एज एन एंटीजन, एंटीजन बाहर से आए तो कौन कौन सी डिजीज है। एंटीजन अगर खुद की एंटीजन एंडोजेनसली है तो क्या, न्यूक्लियर एंटीजन, अगर न्यूक्लियस के अंदर के एंटीजन से, तो एसएलई एक एग्जांपल है, एसएलई बहुत कॉमन एग्जांपल। इम्यूनोग्लोबुलिन को भी, एंटीबॉडी को भी यहाँ पर एंडोजेनस माना जाता है, जो रिमोटेड आर्थराइटिस और ट्यूमर एंटीजन से हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ट्यूमर एंटीजन को यूज किया जाता है एज अ एंटीजन, उसको देखा जाता है एज एन एंटीजन। और एक्सोजेनस में तो हो गया डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंजाई के एग्जांपल्स है। उसके साथ साथ क्या एग्जांपल, लाइक
बैक्टीरिया आ गया, यहाँ पर एर्थराइटिस में यूज होता है अलग अलग। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन रिमेंबर, जिसको आप पढ़ के रिमेंबर मतलब याद रखना है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे याद रखना है, निमोनिक यूज कर सकते हो वगैरह, मगर ये एंडोजेनस एंटीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएलई, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यूज होता है। और तीनों जगह पर एंडोजेनस एंटीजन कैसे काम करता है यहाँ पर दिखा गया है, राइट। तो ये एग्जांपल्स है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स के बारे में। और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट होने में, मेडिएट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अभी आखिरी और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी क्या है, ये सेल मेडिएटेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी होता है, राइट। डी, जिसको हम डीलेड हाइपरसेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। डीलेड हाइपरसेंसिटिविटी, एसिड की डी आ गया, डीलेड हाइपरसेंसिटिविटी जो सेल मेडिएटेड है इवेंचुअली। कौन से सेल मेडिएटेड है, हम बात करें टी हेल्पर सेल मेडिएटेड है, टी हेल्पर सेल, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड। अब टी हेल्पर सेल और कुछ जगह पर कुछ टाइप साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड, बस ज्यादा टी हेल्पर सेल मेडिएटेड। प्रिंसिपल पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंट्रासेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, ओके। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, इन चीजों के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स इतना ज्यादा हो जाएगा उससे खुद का भी डैमेज होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हर कोई, अगर कोई बैक्टीरिया के खिलाफ जा रहा है, वायरस के खिलाफ जा रहा है, प्रोटोजोआ के खिलाफ जा रहा है तो अच्छा है, मगर अच्छा तब तक है जब तक ये जो बैक्टीरिया और पैथोजन के खिलाफ ये जो जंग है उनके ही खिलाफ रहे, खुद की सेल के खिलाफ ना रहे। और खुद की सेल के खिलाफ हो गया तो ही हाइपर सेंसिटिविटी बन जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी बन जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी क्यों बन रहा है, क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो काम कर सकता है। अगर कोई सेंसिटिव ही नहीं है तो हाइपर सेंसिटिविटी होने का जगह ही नहीं होता, राइट। तो in body, in our immune system, in our immune system, in our human body, homeostasis is the key। मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, हमें सब कुछ लाइफ में ऑप्टिमम चाहिए। तो टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन, ओके। तो यहां पर एंटीजन मेडिएटेड हो सकता है, एंडोजेनस हो गया या फिर एक्सोजेनस एंटीजन हो गया। अगर एंडोजेनस एंटीजन हो गया, सेल्फ एंटीजन हो गया, तो एक्टिवेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट। ऑटो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब खुद का, रिएक्टिव तो खुद ही के खिलाफ जो एक्टिव हो जाएगा, ऐसे टी लिम्फोसाइट। लोकलाइज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करता है। और एग्जाम्पल डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, ये एक एग्जाम्पल है। तो टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड क्या होगा, खुद की सेल्फ एंटीजन को अगर देखे, मतलब यहां पर जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है टी लिम्फोसाइट है, वो टी लिम्फोसाइट खुद ही के सेल्स के खिलाफ जाएगा, ओके। और ये क्या करेगा, ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करेगा, ओके। लोकलाइज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स से ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करेगा, उससे एग्जाम्पल है डायबिटीज मेलिटस 1, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। अब अगर एंटीजन बाहर से आए, ओके, तो यहां पर भी हो सकता है बाहर से एंटीजन आया, एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो गया। अब ये एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट तो स्टिमुलेट हुआ और ये बाहर के एंटीजन के खिलाफ है, तो सब कुछ ठीक है, मगर ये टी लिम्फोसाइट इतना एक्टिव हो जाएगा कि ये जो केमिकल फैक्टर्स और मेडिएटर रिलीज करेगा वो बाहर के एंटीजन को तो मारेगा ही, मगर उसके साथ साथ वो इतना सारा टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा, इतना सारा फैगोसिटिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा, लाइक साइटोकाइनिन्स रिलीज करके ऐसे एक्टिवेट करेगा कि वो सारे सेल्स आके बॉडी की नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो स्टिमुलेट होता है लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है वो 24 से 72 घंटे के अंदर उसको बहुत हाई पीक पे लेके चला जाएगा। और कभी भी किसी के शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें पेन होगा, उसमें रेडनेस होगा, उसमें स्वेलिंग होगा, है ना, सारी चीजें उसमें होता है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, सब कुछ। अगर वहां पे इतना सूजन हो गया तो उसमें वो भी तो प्रॉब्लम है हमारा, राइट, बिकॉज देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन, मीन्स स्वेलिंग मीन्स जहां पर सेल्स जा रहा है और जहां पर बहुत सारे इम्यून सिस्टम का सेल्स जा रहा है, जहां पर केमिकल सिग्नलिंग चल रहा है और सेल डैमेज हो रहा है। सेल डैमेज का मतलब है प्रॉब्लम्स, राइट, सेल डैमेज नहीं होना चाहिए, सेल डैमेज का मतलब प्रॉब्लम है। और फॉर्म्स ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, दोनों तरीके का टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का फॉर्म है, एक तो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी और एक सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी क्या होता है कि पहली दफा एक सेंसिटिव फेज होता है और वो हो जाने के बाद में इफेक्टर फेज होता है, ठीक है। देखो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी जो है वो बेसिकली टी हेल्पर सेल से इंस्पायर्ड होगा। क्या कहा था हमने इसको, ऑटो हाइपर एक्टिव, ओके, ऑटो रिएक्टिव। तो ऑटो रिएक्टिव खुद ही के सेल्स के खिलाफ रिएक्ट करेगा।
तो CD4 टी सेल से मेडिएटेड होगा, जो टी हेल्पर सेल है। फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, पहली दफा एंटीजन आया CD4 सेल प्लस क्लास 2 MHC के जरिए जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो क्लास 2 MHC से एंटीजन बाहर की तरफ दिखा रहा है, तो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा ये टी हेल्पर सेल, फिर डिफरेंशिएट कर जाएगा, बहुत सारा टी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब वो इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, लिम्फोटॉक्सिन सब रिलीज करेगा। जब भी ये सारी चीज रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली टिश्यू में डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और यहां पर अगर ये हाइपर एक्टिव हो, मतलब बहुत सारा ऐसे टी सेल एक्टिवेट होने लगे, तो डैमेज बढ़ जाएगा। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में यही प्रोसेस यूज होता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में यूज किया जाता है, और ग्रेनुलोमार्शियस इन्फ्लेमेशन जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो CD4 और हेल्पर टी सेल मेडिएटेड फॉर्म ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है, इसका एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो यहां पर देखो यही बात होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को प्रोसेस करके MHC क्लास 2 के जरिए शो कर रहा है टी हेल्पर सेल को। अगर पता नहीं है कि कैसे एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है, MHC क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, टी हेल्पर सेल क्या है, तो इस सीरीज को कंप्लीटली देखो, सारी चीज डिस्क्राइब कर चुके हैं हम पहले। तो यहां पर जब इंटरेक्शन होगा तब सेल्फ प्रोलिफरेशन होगा, मतलब टी हेल्पर सेल खुद को एम्पलीफाई करेगा, जिसको सेल्फ एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, प्रोलिफरेशन बोलते हैं। जब ये हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स को तो ये एक्टिवेट होकर रह गया। देन सेकेंडरी टाइम पर ये जो TH1 टी हेल्पर 1 सेल्स हैं वो फिर से रेस्टिंग मैक्रोफेज के साथ इंटरेक्ट करेगा और अलग अलग केमिकल सिग्नलिंग फैक्टर, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 1, 4, 5 ये सब रिलीज करते रहेगा, और तब मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा। रेस्टिंग मैक्रोफेज को वो एक्टिवेट करेगा जब कुछ है भी नहीं, जब एंटीजन ऑलरेडी चला गया है बॉडी से, फिर भी हाइपर एक्टिव होने के कारण ये फिर से एक रेस्टिंग मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। यहां पर तो मैक्रोफेज रेस्टिंग नहीं था क्योंकि एंटीजन बाहर से आया था, एक्सोजेनस ऑरिजिन है तो, और तब जाके एक्टिवेट हुआ था, मगर यहां पर रेस्टिंग मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा तो मैक्रोफेज एग्रेसिव हो जाएगा। मैक्रोफेज का क्या काम है, फैगोसाइटोसिस, तो जाके सेल्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में एनगल्फ करेगा। और सेकंड जो प्रोसेस है सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जो CD8 सेल से बना हुआ होता है, क्योंकि टी सेल दोनों प्रकार का यहाँ पर है, एक तो CD4 प्लस सेल होता है, एक तो CD8 प्लस सेल। CD4 प्लस को हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल, CD8 प्लस को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड प्रोसेस कैसे होगा, सेंसिटाइज CD8 टी सेल्स किल एंटीजन बियरिंग टारगेट सेल। तो ये क्या एग्जांपल है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, वायरस इन्फेक्शंस, ट्यूमर इम्यूनिटी, दो मैकेनिज्म आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और ये तो यहाँ पर हमें पता है कि पहले बात तो हमने देख चुका है कि ये नॉर्मली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब टी सेल को प्रोलिफरेट करने में मदद करता है तब टी सेल रेस्टिंग मैक्रोफेज को एक्टिव कर देगा और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एलिसिट करेगा। ऑन द अदर हैंड कभी कभार क्या हो सकता है कि ऑरिजिन अगर बाहर से आए कोई पैथोजन और उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, नॉर्मली ये नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, और जब नॉर्मल सेल्स के अंदर कोई वायरस वगैरह प्रेजेंट रहता है तब उसको डिटेक्ट करता है क्या, बाहर से साइटोटॉक्सिक टी सेल डिटेक्ट करता है और कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि परफोरिन ग्रैंजाइम्स रिलीज करके इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, राइट। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड किलिंग है, जैसे कि नेचुरल किलर सेल करता है वैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल मारता है परफोरिन ग्रैंजाइम ये सब एंजाइम यूज करके। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो सेल है हमारा हेल्दी है, उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ है नहीं, फिर भी ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देखो। या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट्स है जो एंटीजेनिक, मतलब उतना डेंजरस एंटीजन तो है नहीं, सेल्फ मटेरियल है, खुद ही की शरीर की हिस्सा है, खुद ही की सेल्स की कंपोनेंट है, फिर भी उसके साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रहे हैं, उसको रीड गलत कर रहा है, उसको ऐसे एज ए इन्फेक्टेड सेल रीड कर रहा है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल वही मैकेनिज्म वहां पे अपना रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, परफोरिन और ग्रैंजाइम डिपेंडेंट किलिंग होगा, जिससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो जाएगा, धीरे धीरे जो सेल मर जाएगा। ये एक है। और दूसरा होता है कि फास्ट और फास्ट लिगेंड मेडिएटेड। सेल में एक प्रोसेस होता है जहां पर फास्ट रिसेप्टर होता है और फास्ट लिगेंड एक डेथ लिगेंड बोला जाता है। तो कोई प्रोटीन के साथ अगर फास्ट लिगेंड है और वो आके फास्ट रिसेप्टर में बाइंड कर जाए तो उससे एक सिग्नलिंग होगा अंदर इंटरनल, जिससे एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और जिससे सेल को मार दिया जाएगा, सेल डेथ कॉज होगा। तो ये दो मैकेनिज्म अलग अलग। परफोरिन मेडिएटेड, परफोरिन क्या होता है,
पोर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, और ग्रेन्जाइम एंजाइम है जो जाके सेल को मारेगा। और फैस्ट लिगेंड मीडिएटेड पाथवे टोटली अलग होता है, जहां पर फैस्ट लिगेंड कंटेनिंग कोई प्रोटीन आके फैस्ट रिसेप्टर में बाइंड करेगा तो वो एपोप्टोसिस सिग्नल को एक्टिवेट करेगा और सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए सेल बायोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फैस्ट लिगेंड, फैस्ट प्रोटीन, फैस्ट रिसेप्टर के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल कैसे काम करे, एपोप्टोसिस क्या चीज है। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज क्लियर होना। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइप और चारों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में एक बार फाइनली ब्रश अप कर लेंगे, उसके बारे में फाइनल एक समरी देख लेंगे। देखो पहली बात तो टाइप 1 जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो IgE मेडिएटेड होता है, ठीक है। एग्जांपल्स एटोपी, एनाफिलैक्सिस, एस्थमा। टाइप 2 एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, जो कि अपन एंटीबॉडी मेडिएटेड बेसिकली, पहला तो एंटीबॉडी मेडिएटेड हमने बताया C फॉर साइटोटॉक्सिक, यहाँ पर C फॉर साइटोटॉक्सिक बोलते हैं हम, IgG और IgM मेडिएटेड हो गया। थर्ड वन इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हो गया, इम्यून कॉम्प्लेक्स I क्या है, IgG मेडिएटेड ही होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन चाहिए होता है। और इसमें एग्जाम्पल सीरम सिकनेस है, लूपस, ओके। एंड जो फोर्थ वन है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। और ये टी सेल और मैक्रोफाज मेडिएटेड होता है, जनरली मोस्टली टी सेल मेडिएटेड होता है। तो बेसिकली जो नोमेनक्लेचर है ना, ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक, जैसे कि टी सेल मेडिएटेड हो गया, सेल मेडिएटेड, तो हम कैसे करेंगे, ये सेल है, ये सी है। तो हम ये एसिड जो लिखते हैं, ये इसलिए लिखा कि इसको हम याद रख सकते हैं एज ए निमोनिक के तौर पे, इसीलिए एसिड के तौर पे हम इसको यूज रखते हैं। तो कोई बात करते हैं कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इज ए एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अगर कोई पूछे कि लूपस नेफ्राइटिस कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, टाइप 4 मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, टाइप 4 मेडिएटेड। एनाफाइलैक्सिस और एस्थमा जो सबसे कॉमन है, टाइप 1 मेडिएटेड, जो इमीडिएट इंपैक्ट कॉज करता है। और हर एक जगह पर देखो कि टाइप 1 में IG यूज हुआ, टाइप 2 में IgG और M यूज हुआ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा, टाइप 3 में IgG यूज हुआ, और टाइप 4 में कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं, यहाँ पर टी सेल, टी हेल्पर सेल ज्यादातर यूज होता है, और माइक्रोफाज, अपार्ट फ्रॉम दैट टी साइटोटॉक्सिक टी सेल और CD8 टी सेल भी कुछ दफा यूज हो सकता है। Alright, so in this video we are going to talk about autoimmune disorders. I'm not going to talk about the details of autoimmunity and how it works and regarding the tolerance and all these things, but simply I want to provide you information regarding the different types of common autoimmune disorders and why those disorders are called autoimmune disorders, how they are caused, and basically the results of those autoimmune disorders in human body. This is what we are going to discuss in this particular part of the immunology lecture. तो इस वीडियो में हम ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे, हिंदी में ही, हिंदी जो इम्यूनोलॉजी की सीरीज है। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स क्या है, कौन कौन सी टाइप के ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है, बहुत कॉमन किस्म के जो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स होते हैं उनके नाम और उसमें क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल प्रोसेस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, कैसे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप करता है, ये सब हम बात नहीं करेंगे, कुछ अलग वीडियो में बात करेंगे, मगर यहाँ पर सिर्फ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के टाइप, नाम और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी ये कंडीशन है जब इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद की सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम जो हमारे हैं, वो इम्यून सिस्टम का एक फीचर है कि वो सेल्फ से नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग कर सकता है। तो जब वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, खुद की सेल को अटैक करता है, तब ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है चीज़ को, ओके। और इम्यून सिस्टम जब खुद ही के सेल के अगेंस्ट काम करे, खुद ही के सेल के अगेंस्ट कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करे, उससे खुद ही की अपने सेल को डैमेज होता है। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एक ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो जॉइंट्स है, बॉडी के जॉइंट की जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर बाय डेफिनेशन आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज एंड ऑटो रिएक्टिव टी सेल, मतलब कुछ इफेक्टर टी सेल तैयार होता है जो खुद ही की सेल, खुद ही की टिश्यू को डिस्ट्रॉय करे, और कुछ ऑटो एंटीबॉडी जनरेट होता है जो सेल्फ, जो बॉडी की सेल्फ सेल है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी जाता है, राइट, ऑटो एंटीबॉडी। तो यही ऑटो इम्यूनिटी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो सारे डिजीज़ होता है जो ऑटो इम्यून प्रोसेस के बाद जनरेट होता है, ओके। सेपरेट, दे आर अपेरेंटली हार्मलेस, ऑटो एंटीबॉडी जो तैयार होता है हार्मलेस होता है अपेरेंटली, बट वो टिश्यू को डैमेज पहुंचा सकता है।
तो ऑटोइम्यून डिजीज़ की एग्जांपल्स क्या है, मैंने बताया आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत कॉमन एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, और यहाँ पर हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ये एक एग्जांपल है ऑटोइम्यून डिजीज़ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशन ऑटोइम्यून डिजीज टाइप्स के बारे में, और वो चीज़ क्या है इसके कुछ कुछ वर्ड्स एक्चुअली। तो जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एक वर्ड आ गया, ये क्या चीज़ है? ओवर एक्टिंग, ये द टर्म दैट मीन्स दैट इम्यून सिस्टम इज वीकेंड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, नॉर्मली जितना इम्यून सिस्टम का फंक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो जैसे कि कुछ लोग मेडिकेशंस लेते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, तो तब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बन जाता है, राइट। या फिर मान लो कि किसी HIV और जेनेटिक इम्यूनो डिफिशियंसी में होता है, वहाँ पर इम्यून सिस्टम का जो क्षमता होता है टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट, वो घट जाता है, उसी को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन कहते हैं। सेकेंड होता है इम्यून डिसरेगुलेटेड, ये एक टर्म है। इम्यून सिस्टम इजंट वर्किंग प्रॉपरली बट डजंट हैव द connotation that you are at high risk of infection। यहाँ पर इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज जिन लोगों को होता है, ओके, उन लोगों को हम इम्यून डिसरेगुलेटेड बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक मान लो कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है जो पैनक्रियास के खिलाफ जा रहा है, पैनक्रियास को अटैक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा है, एंटीबॉडी खुद ही के सेल, खुद ही की पैनक्रियास सेल को अटैक कर रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन होने का। इन्फेक्शन होने के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता इम्यून डिसरेगुलेशन मतलब, मगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस हाई रहता है, यही डिफरेंस है दोनों बीच। अब थर्ड होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये टोटली है इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम काम ही ठीक से नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, और सेल्स अगर ठीक से काम नहीं करे, जैसे कि T सेल हो गया, B सेल हो गया, तो T सेल ठीक से नहीं काम करेगा तो B सेल एक्टिवेट नहीं होगा, B सेल ठीक से काम नहीं करेगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी। और सिंपल एग्जांपल HIV, जहां पर T सेल सेवियरली डैमेज हो जाता है, ओके। और जेनेटिक कंडीशन होता है जहां पर लोग जन्म ही लेते हैं विथ वेरी लो लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो उन लोगों को बाहर इतना नॉर्मली हम जैसे बाहर जाते हैं, हम जैसे नॉर्मली इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि हर वक्त ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऑल द काइंड्स ऑफ पैथोजन, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रोटेक्ट करता है, मगर उन लोगों को ये कर नहीं सकता, इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम इम्यूनो सप्रेशन और इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। यहाँ पर टारगेटेडली हम जानबूझ के हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्लो करते हैं, उसकी जो इफेक्टिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लो कि इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, कहीं पे क्या होता है कि हम बाहर से किसी की इंसान के अंदर के शरीर में कोई इम्प्लांटेशन करते हैं, बाहर से टिश्यू लेके इम्प्लांट करते हैं, ऑर्गन लेके इम्प्लांट करते हैं, तो बाहर से किसी और के शरीर से ऑर्गन लेके इम्प्लांट करेंगे तो वो फॉरेन कहलाएगा। हालांकि हम टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें, सीडीज को चेक करते हैं, मार्कर्स चेक करते हैं, सब चेक करने के बाद ही ट्रांसप्लांट होता है, ग्राफ्ट एसोसिएशन होता है, मगर वहाँ पे भी एक चांस रहता है कि जो ग्राफ्ट हमने प्लेस किया वो रिजेक्ट हो जाए, जो ऑर्गन हमने इंसर्ट किया वो रिजेक्ट हो जाए, और बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए कहीं भी तरीके का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन थेरेपीज़ है, वहाँ पे हमें इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करना होता है, ओके। जो स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तब हमको मेडिसिन देकर इम्यून सिस्टम को घटाना पड़ता है ताकि इम्यून हाइपर रिएक्ट ना करे, हाइपर नहीं, नॉर्मली रिएक्ट ना करे, कम रिएक्ट करे। और आखिरकार इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग थेरेपी, ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करता है, कुछ हद तक ऑटोइम्यून डिजीज के टाइप, ओके। ये इम्यून सिस्टम को स्पीड अप भी कर सकता है। जैसे कि मान लो कि पहले हम इम्यूनोसप्रेशन देखा, जहां पर ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेशन और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का सहारा लेते हैं, वैसे ही इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो है, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग, वहां पर हम इम्यून सिस्टम को इंक्रीज और फास्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कुछ कैंसर ट्रीटमेंट में हमने यूज़ करके देखे कि कुछ कैंसर ट्रीटमेंट में इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव किया जाता है, इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिव कर दिया जाता है ताकि नॉर्मल जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे ज़्यादा हो, और ताकि क्या करे, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स को मार दे, नेचुरल किलर सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाए तो वो कैंसर सेल को मार सके। तो यही इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपीज। तो ये सारे टर्म्स मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज और उनका रिजल्ट्स क्या है।
तो बहुत सिंपल सा ये टेबल है, आप इसको याद रख सकते हो। स्टार्ट विथ द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा डिफेक्ट है, ओवर एक्सप्रेस करे तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉज करेगा, आर्थराइटिस कॉज करेगा और वैस्कुलाइटिस कॉज करेगा। सेकंड आ जाते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, फिर से अगर ये अंडर एक्सप्रेस हो तो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस कॉज करेगा। तो TNF अल्फा ओवर एक्सप्रेस करे तो IBD, अर्थराइटिस, वैस्कुलाइटिस, और अंडर एक्सप्रेस करे तो लूपस। अब आ जाए इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब इंटरल्यूकिन 1 का जो रिसेप्टर है उसका अगेंस्ट में जो बाइंड करता है वो उसका अंडर एक्सप्रेशन हो तो अर्थराइटिस होता है। इंटरल्यूकिन 2 ओवर एक्सप्रेस करे तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। इंटरल्यूकिन 7 का ओवर एक्सप्रेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इंटरल्यूकिन 10 का ओवर एक्सप्रेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इंटरल्यूकिन 2 के जो रिसेप्टर उसका ओवर एक्सप्रेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इंटरल्यूकिन 3 की ओवर एक्सप्रेशन, सो ये तो अब तक इंटरल्यूकिन 2, 7, 10 सारे के सारे ओवर एक्सप्रेस करे तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉज होता है, IBD कॉज होता है, राइट। और क्या IBD है उसके बारे में वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हो अलग से, ओके। और इंटरल्यूकिन 3 की अगर ओवर एक्सप्रेशन हो तो डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम होता है। इंटरफेरॉन गामा की ओवर एक्सप्रेशन होता है स्किन पे तो फिर से लूपस। स्टैट 3 जो कि जैक स्टैट पाथवे की स्टैट 3 होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो इसका अंडर एक्सप्रेशन हो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। स्टैट 4 ओवर एक्सप्रेशन हो फिर भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। स्टैट 3 का अंडर एक्सप्रेशन से IBD, स्टैट 4 का ओवर एक्सप्रेशन में IBD। और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF बीटा अंडर एक्सप्रेशन हो तो सिस्टेमिक वेस्टिंग सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर इन टी सेल, इसमें अंडर एक्सप्रेशन हो, टी सेल में अगर TNF बीटा का कम मात्रा में एक्सप्रेस करे तो सिस्टेमिक लूपस। तो अगेन देखो हर एक जो डिजीज है यहाँ पर आर्थराइटिस हो, IBD हो, वैस्कुलाइटिस हो, डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम हो, लूपस हो, IBD, सो ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीज ये लिंक्ड होता है ऑटोइम्यून डिजीज से। और IBD और ये जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होता है इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी तरीके का अगर हम देखें कोई भी तरीके का कोई भी टाइप का किसी भी टाइप का डिजीज़ हो, वो अगर अपने बॉडी की सेल्स का कोई मैल फंक्शनिंग डिजीज़ हो तो उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। और जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया, शुगर ब्लड ग्लूकोज हाई रहना, उसको भी ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। वैसे ही ऑटोइम्यून डिजीज़ को भी ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वी आर आवर बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट आवर ओन सेल। सो बेसिकली कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें, राइट। अब मेजर ऑटोइम्यून डिजीज़ और उसका डेफिनेशन 4 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो है सिस्टेमिक लूपस erythematosus or matosus, whatever you say, systemic lupus erythematosus, okay, सिंपली लूपस भी बोल सकते हैं, सिस्टेमिक लूपस। लूपस मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वैस्कुलाइटिस और रैश, सारे के सारे चीजें एक साथ आता है, ओके। क्या मैकेनिज्म है? ऑटो एंटीबॉडी एंड ऑटो रिएक्टिव टी सेल जनरेट होता है अगेंस्ट DNA एंड न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन। तो खुद की सेल की जो DNA है और न्यूक्लियस की अंदर का जो प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन है उसके एंटीजन के खिलाफ ये ऑटो एंटीबॉडी जनरेट करता है, जिससे कि डैमेज होता है। सेकंड, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे कॉमन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट पेन और मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ये सारे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अगेन ऑटो एंटीबॉडी और ऑटो रिएक्टिव टी एज वेल एज ऑटो रिएक्टिव बी सेल तैयार होता है। जॉइंट एसोसिएटेड एंटीजेंस, मतलब जॉइंट की जो टिश्यूज है उसके खिलाफ एंटीजेंस, उसके खिलाफ, वो टिश्यूज के खिलाफ ये एंटीबॉडी डेवलप होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोटिक प्लाक इन ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर प्लाक फॉर्म होता है, मतलब ब्रेन के जो नर्व सेल्स है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी वो रिड्यूस हो जाता है, वो मर जाता है। और जो मसल, सो बेसिकली ब्रेन में स्क्लेरोटिक मसल डेवलप करने के साथ साथ क्या होता है, मसल वीकनेस, क्योंकि ब्रेन के साथ जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी की मसल्स, उस कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है, जिससे मसल वीकनेस होता है, अटैक्सिया, अदर सिम्टम्स। मसल वीकनेस होने से बॉडी की अलग अलग जगह में अलग अलग सिम्टम्स आता है और उससे डेथ भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? ऑटो एंटीबॉडी और ऑटो रिएक्टिव टी सेल अगेंस्ट द ब्रेन एंटीजन, ठीक है। तो ब्रेन सेल को यहाँ पर एंटीजन के तौर पे यूज किया जाता है। तो देखो हर एक जगह पर अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में देख ले तो जॉइंट एसोसिएट जो टिश्यू है उसको एंटीजन के तौर पे यूज किया है। लूपस हो तो बॉडी सेल्स लाइक टी सेल्स की DNA, बॉडी की DNA को और न्यूक्लियोप्रोटीन को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पर
एंटीबॉडी जो तैयार होता है ब्रेन सेल के अगेंस्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस में टारगेट किया जाता है। और शोग्रेन्स सिंड्रोम, इसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये इन्फ्लेमेशन इन सैलिवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड, ड्राई आइज और माउथ मतलब मुंह के अंदर, और जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाता है और बहुत पेनफुल है। तो इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट होता है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स भी जनरेट होता है अगेंस्ट एपोप्टोटिक सेल। तो ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने बताया। पहले 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और डिजीज की मैकेनिज्म क्या है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आखिरी चीज हम देखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, उसके डेफिनेशन क्या क्या है। एक लिस्ट यहाँ पर, इसको सिर्फ याद रखना है आपको, तो देख लेते हैं। एड्रेनल इनसफिशियंसी हो गया, इसको एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड फ्रॉम इन्फेक्शंस, कैंसर, क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओके। सेकेंडरी एड्रेनल डेफिशिएंसी इनसफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉयड। अगर स्टेरॉयड की क्रॉनिक यूज हो तो ये एड्रेनल इनसफिशिएंसी होता है, जिसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। एड्रेनल क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, और जो एक्यूट एड्रेनल सप्रेशन की वजह से होता है, एड्रेनल हार्मोन के एक्यूट सप्रेशन। क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, प्रोफाउंड फैटिग होता है, डज नॉट इंप्रूव विद बेड रेस्ट। आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वीक हो चुके हो फिजिकली एंड मेंटली, ओके। ब्लड टेस्ट रिवील करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ। साइकाट्राइसियल पेम्फिगॉइड, ये एक बिनाइन क्रॉनिक ब्लिस्टरिंग डिजीज होता है, जो ओरल और जेनिटल रीजन में, कंजंक्टिवा में, मतलब आई, स्किन, ये सब जगह में स्कारिंग होता है और ऐसे ब्लिस्टर जैसा चीज़ें फॉर्म होता है, लेशन होता है, और वो लेशन जब ब्लिस्टर चला जाता है, लेशन हो जाता है, स्कार वहाँ पर रह जाता है, ये एक डिजीज़ है। फाइब्रोमायल्जिया, ये एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मसल्स में, लिगामेंट्स में, जॉइंट में पेन होता है, इसके साथ भी फैटिग होता है, वीकनेस होता है, और इसके साथ कोमॉर्बिडिटी एसोसिएटेड रहता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, ये सब, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब लिंक्ड होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, जहां पर T4 और T3 एक्सेस अमाउंट में तैयार होता है ब्लड स्ट्रीम में, और बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको चेंज करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस कॉजिंग द प्रोग्रेसिव ग्लैंड डिटोरिएशन, ओके, जिसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबसे कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ओके। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब कंटिन्यूअसली इन्फ्लेमेशन होता है, और कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। डीमाइलिनेशन होता है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो डीमाइलिनेटेड हो जाता है, एज ए रिजल्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस, ये भी एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। मसल फाइबर में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है, और एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है एक्सॉन टर्मिनल से, और एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है रिसेप्टर से, और मसल कंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस को ब्लॉक किया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव फैटिगेबिलिटी, मतलब वीकनेस बढ़ जाता है, और स्केलेटल मसल में एबनॉर्मेलिटी आता है, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, ओके। पेम्फिगस वल्गरिस, और एक प्रोग्रेसिव सीवियर डिजीज जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अटैक करता है, जो कि प्राइमरी लेवल ऑफ इम्यून डिफेंस होता है, इनेट इम्यूनिटी की प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या हो जाता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जगह रप्चर हो जाता है, और अल्सर फॉर्म होता है, पेनफुल अल्सर्स। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जहां पे पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्टिफनेस होता है, और जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और लॉस ऑफ फंक्शन। स्क्लेरोडर्मा, क्रॉनिक डिजीज, इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ऑल ऑर्गन जो सेकेंडरी और टू फाइब्रोसिस, वस्कुलर इंजुरी होता है। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है,
फाइब्रोसिस के तरह ही काम होता है, मतलब स्टीफनेस हो जाता है टिश्यू में और वैस्कुलर इंजरी होता है, और ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, सिस्टेमिक टाइप भी हो सकता है, एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या फिर स्प्रेड कर सकता है। और ये अलग डिजीज तो पहले हम बात कर ही चुके हैं, ओके। और लास्ट सिस्टेमिक लूपस, ये भी बात कर चुके हैं, इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। लूपस में क्या होता है, रेमिशन अलग अलग जगह पर और एक्सर्वेशंस, ये चलता रहता है सिस्टेमिक लूपस में। तो बेसिकली सिस्टेमिक लूपस होगा, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बात कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ देम आई हैव लिस्टेड हियर। और जिसमें कॉमन जो ज़्यादा याद रखना है आपको वो होता है यहाँ पर फाइब्रोमाइल्जिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जो थायराइड टॉक्सिकोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली अगेन प्रोग्रेसिव ग्लैंड डिटेरियोरेशन, ओके। और बाकी का जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, बस, और लूपस, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बेसिकली इस टेबल को याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोइम्यून डिजीजेस, लिस्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस। आशा करते हैं वीडियो हेल्प है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इम्यूनोलॉजी के टोटल जो क्रैश कोर्स है इसको देखें। अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।